नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने जस्टिस जयमाल्या बागची जी का नाम सुप्रीम कोर्ट के नए जज के तौर पर अनाउंस किया है। जस्टिस बागची जी के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम कमेटी ने केंद्र सरकार को की थी, जिसके आधार पर उनके नाम की औपचारिक घोषणा की गई है। दोस्तों, इस बात की जानकारी हमें दी है केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं जस्टिस बागची जी के बारे में। जस्टिस बागची जी के पास कानून के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा और लंबा अनुभव रहा है। दोस्तों, वर्तमान समय में वह कलकत्ता हाई कोर्ट में जज के तौर पर कार्य कर रहे थे और इसके साथ साथ इन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में भी जज के तौर पर कार्य किया है। दोस्तों, जस्टिस बागची जी का जो अपॉइंटमेंट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2031 में जस्टिस बागची जी सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में जो जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं, जिन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी की जगह ली है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन जुडिशरी के बारे में, जिसमें हम इंडियन जुडिशरी के स्ट्रक्चर, उसकी पावर, जुरिडिक्शंस और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, साथ ही साथ उनको कैसे उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें, जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडियन डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। दोस्तों, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 आर्टिकल 124 से 147 में देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ जो हाई कोर्ट्स हैं उनका जिक्र दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 आर्टिकल 214 से 231 के बीच हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, भारत की जो न्यायपालिका है वो काफ़ी प्रभावी और स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि इंडिपेंडेंट जो है वो जुडिशल स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए इंडिया में मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो जुडिशरी है उसके कामकाज में सरकार का या किसी दूसरी संस्था का किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर या दखलंदाजी नहीं है। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं इंडियन जुडिशरी के स्ट्रक्चर के बारे में। इंडियन जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है वो एक पिरामिड के तौर पर हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक प्रॉपर हायरार्की भी है। दोस्तों, इस हायरार्की में अगर हम बात करें, जो सबसे लोअर लेवल पे, जो सबसे बेस लेवल पे कोर्ट हमें देखने के लिए मिलती है वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। दोस्तों, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बेसिकली जो कम गंभीर आपराधिक मामले होते हैं उसकी सुनवाई करते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो फैमिली कोर्ट्स हो गई, सिविल कोर्ट्स हो गई, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गई, या SDM की जो कोर्ट्स होती हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंतर्गत आती है। इस हायरार्की में जो नेक्स्ट लेवल की कोर्ट है दोस्तों वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक कोर्ट्स होती है दोस्तों, जो कि बड़े और गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है। इसके बाद इस हायरार्की में दोस्तों हमें जो नेक्स्ट कोर्ट देखने के लिए मिलती है वो है हाई कोर्ट्स। दोस्तों, हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट की बड़ी कोर्ट होती है और हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिए गए फैसले होते हैं उसके खिलाफ एक अपीलेट कोर्ट के तौर पे भी दोस्तों क्या करती है, काम करती है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं दोस्तों, और रिसेंटली तेलंगाना हाई कोर्ट्स की क्या की गई है, स्थापना की गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें, हमें जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट्स भी देखने के लिए मिलती है। जैसे अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा, साथ ही साथ जो चंडीगढ़ UT है, तो इन तीनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट है दोस्तों, वो है आपकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अगर हम बात करें आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए दोस्तों, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इनकी कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। दोस्तों, इस जुडिशल स्ट्रक्चर में, इस हायरार्की में जो नेक्स्ट लेवल की हमें कोर्ट देखने के लिए मिलती है, जो कि लास्ट कोर्ट है और टॉप ऑफ मोस्ट कोर्ट भी है दोस्तों, वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। दोस्तों, इस न्यायिक संरचना में अंतिम कोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है और इसके दिए गए निर्णय दोस्तों वो बाकी की जितनी भी कोर्ट्स हैं उनके साथ साथ पूरे देश में क्या होते हैं, वो लागू होते हैं। दोस्तों, चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड जुरिडिक्शंस के बारे में। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड जुरिडिक्शंस दोस्तों, तो इसको कई कैटेगरी में हम समझ सकते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस। आर्टिकल 131 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ऐसे डिस्प्यूट्स जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में होते हैं, जैसे पावर्स एंड फंक्शंस को लेके या अथॉरिटी को लेके, या कोई ऐसा इशू है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो ऐसे मामलों की जो सुनवाई है दोस्तों वो कहाँ पर होती है, वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। जो नेक्स्ट जुरिडिक्शन है वो है आपका अपीलिएट जुरिडिक्शन दोस्तों।
जिससे रिलेटेड आर्टिकल है 132, 133, 134, 136। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो हाई कोर्ट्स होती हैं उनमें जो दिए गए फैसले होते हैं उनके खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हाई कोर्ट के दिए गए फैसलों को रिव्यू कर सकती है और साथ ही साथ उन फैसलों को बदल भी सकती है दोस्तों। जो नेक्स्ट आपकी जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का वो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन दोस्तों। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दोस्तों जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बिल है या कोई भी लॉ है उससे रिलेटेड अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस भी देते हैं। जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है रिव्यू जुरिडिक्शंस। रिव्यू जुरिडिक्शन क्या है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व में दिए गए फैसलों को रिव्यू भी कर सकता है और हमारे सामने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले में दिए गए निर्णयों को डिसीजंस को रिव्यू किया है और साथ ही साथ उन डिसीजंस को चेंज भी किया है दोस्तों। जो नेक्स्ट आपका जुरिडिक्शन है वो है पावर्स ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड्स दोस्तों। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 129। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 में दोस्तों ये प्रोविज़न है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, यानी कि अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपनी अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की भी दोस्तों क्या है पावर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं यानी कि उनके जो जजमेंट्स होते हैं, उनके ऑर्डर्स होते हैं, जो उनके डायरेक्शंस होते हैं, ये सारे ही जो है दोस्तों वो सिक्योर करके रखे जाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जैसे कि हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के जो दिए गए डिसीजंस हैं उनको रेफरेंस के तौर पे दोस्तों क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स एंड जुरिडिक्शंस हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारे जो हाई कोर्ट है उनकी पावर्स एंड जुरिडिक्शंस के बारे में। दोस्तों हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शंस है में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की जो इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है वो दोस्तों किसकी है, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट की भी है दोस्तों। आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो ऐसे में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट इससे रिलेटेड रिट्स को जारी करता है। अगर हम बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32। इसके तहत अगर हमारे राइट्स का वॉयलेशन होता है तो हम फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड रिट्स को जारी करता है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जुरिडिक्शन देखने के लिए मिलता है वो है अपीलेट जुरिडिक्शन। अपीलेट जुरिडिक्शन दोस्तों क्या है कि ऐसे मामलों की सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट करता है। जैसे जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं, उनके फैसलों के खिलाफ जो है वो अपीलेट कोर्ट के तौर पे भी जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो काम करता है। उसके बाद हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो दोस्तों जो हाई कोर्ट है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी वो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो उनके ऊपर रखता है, उनका सुपरविज़न करता है दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है अंडर द आर्टिकल 124। दोस्तों अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। हालांकि कोलेजियम सिस्टम का जो जिक्र है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए नहीं मिलता। ये जो सिस्टम है दोस्तों वो ओवर द टाइम जो है वो इवॉल्व हुआ है थ्रू दी सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रहे हैं, उनके जो डिसीजंस रहे हैं दोस्तों। चलिए आइए समझते हैं जो कोलेजियम सिस्टम है ये है क्या। दोस्तों कोलेजियम सिस्टम एक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सीनियर जजेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो नाम है उसकी सिफारिश केंद्र सरकार को करते हैं दोस्तों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे और जजेस के अपॉइंटमेंट में जो सरकार है या कोई दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है उसका कोई रोल ना हो, ऐसा इसलिए हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कोलेजियम सिस्टम की दोस्तों, तो कोलेजियम सिस्टम में जो है सीजीआई के साथ साथ 4 जो सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि जो कोलेजियम है इसमें टोटल हमें 5 जो जजेस हैं इंक्लूडिंग सीजीआई देखने के लिए मिलते हैं। अब ये प्रोसेस क्या है दोस्तों, जो कोलेजियम कमेटी होती है दोस्तों वो क्या करती है, वो जजेस का नाम को फाइनलाइज करती है और उनके नामों की जो सिफारिश है दोस्तों वो हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है उनके पास भेजती है और वो लॉ मिनिस्ट्री फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजते हैं
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन लिस्ट को रिकंसिडरेशन करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम के पास वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर कॉलेजियम सिस्टम दोबारा उन नाम को फाइनलाइज कर देती है तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो उनका अपॉइंटमेंट है वो करना पड़ता है। दोस्तों जो मोदी सरकार थी उन्होंने जो कॉलेजियम सिस्टम है इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हमें देखने के लिए मिली है, इसके पक्ष और विपक्ष में। तो मोदी सरकार ने 2015 में वो एक बिल लेके आई थी जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके थ्रू वो कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करना चाहती थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि इससे जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उसमें जो सरकार की जो रोल है वो बढ़ जाएगा और जो स्वतंत्रता है न्यायपालिका की वो भी क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, 2015 में रिजेक्ट कर दिया। चलिए आइए दोस्तों अब जानते हैं जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। दोस्तों जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक सीजीआई होते हैं, ठीक वैसे ही हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, जिनके नाम की सिफारिश दोस्तों बेसिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उस राज्य के जो गवर्नर हैं उनकी आम सहमति से किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 217, जिसमें जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती है, सीजीआई और उस स्टेट के जो गवर्नर है, साथ ही साथ जो उस स्टेट के चीफ जस्टिस है उनकी आम सहमति से। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हाई कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हमें देखने के लिए मिलता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में है। इस कॉलेजियम सिस्टम में यानी कि इस कमेटी में हमें 3 सीनियर जजेस देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक सीजीआई और 2 सीनियर जजेस होते हैं जो आपके जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका नाम वो क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं और फिर उनकी सिफारिश वो केंद्र सरकार को भेजते हैं। चलिए आइए दोस्तों हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 124, जिसके अकॉर्डिंग जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, उसको बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि वो भारत का नागरिक हो। हाई कोर्ट में उसके पास कम से कम जज के तौर पर 5 साल का अनुभव हो। साथ ही साथ उन्होंने हाई कोर्ट में 10 साल कम से कम जो है वो एडवोकेट के तौर पे, अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो, या फिर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो दोस्तों, यानी कि न्याय के एक अच्छे जानकार हो दोस्तों, कानून के एक अच्छे जानकार हो। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस है सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए। अगर हम बात करें हाई कोर्ट के जजेस के लिए दोस्तों तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है 217, जिसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कम से कम उन्होंने 10 साल तक जो इंडिया में जो जुडिशियल ऑफिस है या कोई न्यायिक पद है उसको धारण किया हो, या फिर उन्होंने हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक एडवोकेट के तौर पे वो रहे हो, अधिवक्ता के तौर पर उन्होंने कार्य किया हो। दोस्तों अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके रिटायरमेंट एज के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो 65 ईयर तक अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। अगर हम हाई कोर्ट के जजेस की बात करें तो वो 62 ईयर्स तक अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। चलिए आइए दोस्तों अब हम समझते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, साथ ही साथ ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनका पद भी दोस्तों क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और इनको इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता है दोस्तों। ऐसा क्यों है? ताकि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंटली काम कर सके। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का जो प्रोसेस है उसको इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग बोला जाता है। हालांकि इस वर्ड का जो जिक्र हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर हम बात करें दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया है उसका जो प्रोविज़न है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 217 वो हाई कोर्ट के लिए देखने के लिए मिलता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को किन आधार पर हटाया जा सकता है, चलिए आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को दोस्तों 2 ही आधार पर हटाया जा सकता है। पहला कि उन्होंने अपना पद का कोई दुरुपयोग किया हो, अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके कोई कार्य किया हो, मिसबिहेव किया हो या कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया हो। और दूसरा आधार है कि दोस्तों कि अगर वो जज फिजिकली या मेंटली अपनी जो उनकी जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको फुलफिल करने में कैपेबल नहीं हो। तो इन 2 आधारों पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो हमारी पार्लियामेंट करती है, उस वहाँ पे ये स्टार्ट होता है।
ये इम्पीचमेंट जो है वो दोस्तों पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। अगर ये लोकसभा में स्टार्ट होता है दोस्तों, तो वहाँ पे इस मोशन को यानी कि इम्पीचमेंट मोशन को लोकसभा के कम से कम 100 MPs का साइन होना चाहिए। और अगर ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो राज्यसभा के 50 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका क्या होना चाहिए दोस्तों, इस मोशन पे साइन होना चाहिए। इसके साथ ही जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है दोस्तों वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद एक जो है 3 मेंबर्स की कमेटी जो है दोस्तों बनाई जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, साथ ही साथ एक जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं जिनको कानून के क्षेत्र की काफ़ी जानकारी होती है, वो इस कमेटी में दोस्तों क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जो कि जज के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करते हैं। दोस्तों अगर ये कमेटी पाती है कि जो जज है उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, तो वो फिर अपनी जांच को पार्लियामेंट को आगे सौंपती है। फिर पार्लियामेंट में उस मोशन पर स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू दोस्तों क्या कराई जाती है, वोटिंग कराई जाती है। अगर वो इम्पीचमेंट जो आपका मोशन है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से ठीक है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ दोस्तों क्या हो जाता है, पास हो जाता है, तो फिर इसको जो है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट जो है वो इस पर अपना फाइनल ऑर्डर देते हैं उसके रिमूवल के लिए। अगर प्रेसिडेंट उन पे फाइनल अपना ऑर्डर दे देते हैं और वो पार्लियामेंट से वो मोशन जो है वो पास हो जाता है दोस्तों, तो इस तरह से जो जज है उसको उनके पद से हटा दिया जाता है और इस प्रोसेस को दोस्तों बोला जाता है इम्पीचमेंट। वैसे अगर हम बात करें दोस्तों हमारे भारतीय जुडिशियल स्ट्रक्चर है उसके इतिहास में, तो अभी तक ऐसा कोई भी जो है वो हमें इंसिडेंट देखने के लिए नहीं मिला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी जज को इम्पीचमेंट के थ्रू दोस्तों क्या किया गया, हटाया गया। अभी तक केवल हमें सुप्रीम कोर्ट के जो एक जस्टिस थे वी रामास्वामी, ठीक है, उनके कॉन्टेक्स्ट में ही हमें इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिला था दोस्तों, जब ये इम्पीचमेंट का जो मोशन है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। लेकिन वहाँ पे ये लोकसभा जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी उसके अभाव में ये इम्पीचमेंट जो मोशन है वो पास नहीं हो पाया था। तो अभी तक जो है ऐसा कोई भी एग्जांपल हमें देखने के लिए नहीं मिला है जिसके थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको इम्पीचमेंट के थ्रू दोस्तों हटाया गया हो। तो दोस्तों ये थी इंडियन जुडिशरी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनके पावर एंड फंक्शन से रिलेटेड, साथ ही साथ जो कोलिजियम सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होता है, उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।